नमस्कार। ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन जो कि इस बार हम हिंदी भाषा में पढ़ाने जा रहे हैं, उसमें आपका फिर से स्वागत है। और पहले हम एक बहुत तेज़ी से एक पुनरावृत्ति कर लेते हैं अभी तक हमने जो कवर किया है। हमने जैसे बताया, आदर्श पांडे और ऋतिक बांबा जो हमारे शिक्षण सहायक हैं, वो आपको इस पूरे कोर्स के दौरान आपकी मदद करेंगे, आपको सीखने में आपकी हेल्प करेंगे। और हमने पिछले व्याख्यान में डिस्कस किया था कैसे अलग अलग रिसर्च प्रॉब्लम पे, जो कि आपके व्यवहारिक जीवन से जुड़ा हुआ है, आप उस पे कैसे काम कर सकते हैं, कैसे रिसर्च प्रॉब्लम को आप डिफ़ाइन कर सकते हैं और कैसे एससीआई और ह्यूमन सेंटर्ड डिज़ाइन टेक्नोलॉजी से आप उसका मानव केंद्रित सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने एक रिसर्च प्रॉब्लम डिस्कस किया था आज के ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में, जहाँ पे एक फेयर एग्ज़ामिनेशन को कंडक्ट करना कितना मुश्किल होता है, और उसके बारे में हमने रिसर्च प्रॉब्लम के माध्यम से दिखाया था कि कैसे आपके लिखने के तरीके से हम पता कर सकते हैं क्या ये लिखा गया टेक्स्ट क्या सोच के लिखा गया है या किसी एआई जनरेटेड टूल या किसी अन्य माध्यम से देख के किया गया है। हमने ये भी डिस्कस किया था कि कैसे आप किसी भी वीडियो या ऑडियो को एक भाषा से दूसरे भाषा में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे कि जो लोग उस भाषा को नहीं जानते उसका लाभ उठा सकें। हमने ये भी डिस्कस किया था कि हम सप्ताहवार कैसे अलग अलग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जैसे कि हम डिज़ाइन के बारे में हमने बात की थी, हमने इंटरैक्शन के बारे में जो परस्पर क्रिया है उसके बारे में बात की थी। हमने ये बोला था कि अगर आपको कोई भी सॉल्यूशन निकालना है तो आपके यूज़र को, जो आपका उपयोग करता है, उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उसकी ज़रूरतें क्या हैं, कैसे आप उसकी ज़रूरतों के हिसाब से अपने सॉल्यूशन को आप बना सकते हैं, जिससे कि जो वो करना चाहे वो सहज और सुगम तरीके से कर सके। हमने इंटरफेस के बारे में भी बात किया था, जो कि अंतरफलक या संपर्क बिंदु भी बोल सकते हैं। संपर्क बिंदु एक तरह से जो आप मनुष्य और कंप्यूटर या किसी उपकरण के बीच में जो आप परस्पर क्रिया करना चाहते हैं, उसका संपर्क बिंदु हो सकता है। यह संपर्क बिंदु टेंजिबल भी हो सकता है, जिसको आप भौतिक रूप में टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, और इनटेंजिबल भी हो सकता है, जैसा कि हमने पिछले व्याख्यान में डिस्कस किया था। उसके बाद हमने डेटा रिक्वायरमेंट, किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम या किसी भी जो प्रॉब्लम पे आप कार्य कर रहे हैं उसके लिए किस तरह के डेटा की ज़रूरत है, उसको कैसे आप इकट्ठा कर सकते हैं, कैसे उसका विश्लेषण कर सकते हैं और अपने कार्य को कंप्लीट कर सकते हैं। हमने प्रोटोटाइप्स और स्मार्ट यूआई के बारे में भी क्विकली डिस्कस किया था कि जब भी आपको कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस बनाना होता है तो हमारा हमेशा पहले ये उद्देश्य होता है क्या हम उसका एक नमूना बना सकते हैं। नमूना बनाने का फ़ायदा ये होता है कि आप जान सकते हैं, आप देख सकते हैं ये कैसा बनेगा जब आप वास्तविकता में इसको बनाएंगे, और वो एक तरह से आपको एक फीडबैक भी देता है। आपको एक तरह से जो आपके उपयोगकर्ता हैं वो उसके बारे में बताते हैं, क्या ये वैसा ही है जैसा आप बनाना चाहते हैं, जैसी उनकी ज़रूरतें हैं, क्या जो सॉल्यूशन आप प्रोवाइड करना चाहते हैं सिमिलर है जैसा कि उनकी ज़रूरतें हैं, क्या वो उनका कार्य कर सकता है, इसकी उपयोगिता है या नहीं है, वो हम प्रोटोटाइप्स के माध्यम से डिस्कस कर सकते हैं। हमने ये भी डिस्कस किया था, हमने इस पे चर्चा की थी कि इटरेटिव डिज़ाइन एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक होता है किसी भी ह्यूमन सेंटर्ड सॉल्यूशन बनाने के लिए। इटरेटिव डिज़ाइन में हम पुनरावृत्ति करते रहते हैं और हर पुनरावृत्ति में जो पहले की कमियां हमें पता चलती हैं उसको हम सही करने की कोशिश करते हैं। और हमें पता कैसे चलेगा कि इसमें कोई कमियां हैं, उसके लिए हमने चर्चा की थी। मूल्यांकन एक बहुत ही
ज़रूरी घटक होता है जिसके माध्यम से आप इसका पता लगा सकते हैं। अलग अलग तरीके के मूल्यांकन होते हैं जिसको हम सप्ताह 8 में हम डिस्कस करेंगे। हमने ये भी बताया था आज के जीवन में हम चारों तरफ से अलग अलग उपकरणों से घिरे हुए हैं जो कि इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, जिसे हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी बोलते हैं। उसका अनुप्रयोग क्या है वो हम SCI के इंटरसेक्शन में उसकी बात करेंगे। अलग अलग उसके एप्लीकेशंस और अलग अलग प्रॉब्लम्स की बात करेंगे जो कि आप बना सकते हैं, जो कि आप उस पे कार्य कर सकते हैं। उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया था कैसे आज के युग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो है, ख़ास तौर पे आज के समय में लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो कि बड़ी भाषा मॉडल्स हैं, उसको यूज़ करके आप कैसे एक नेचुरल सहज कन्वर्सेशन बना सकते हैं उपकरण या जो भी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं मानव के बीच में। और हमने गोपनीयता, सुरक्षा के बारे में भी बात की थी। कैसे आप कोई भी सॉल्यूशन बनाते हैं उसमें उपयोगिता के लिए ज़रूरी है कि हम उसको गोपनीय रखें। जो भी आपके उपयोगकर्ता की डिटेल्स हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन है, और उसकी सुरक्षा कर सकें। SCI और AI बेस्ड कन्वर्सेशन सिस्टम और एप्लीकेशंस, जिसमें हम ख़ास तौर पे जो कन्वर्सेशन बेस्ड सिस्टम होते हैं जहाँ पे एक दूसरे से संवाद स्थापित किया जाता है। संवाद कई तरीके से हो सकते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया था। वो लिख के हो सकता है, वो बोल के हो सकता है, वो किसी इशारे से हो सकता है, और अलग अलग तरीके से जो भी संवाद इस्टेब्लिश होता है जिससे कि आप अपना कार्य कर पाएँ। चाहे वो किसी इन्फॉर्मेशन को लेना हो, जैसा हमने डिस्कस किया था। आप अलेक्सा, गूगल असिस्टेंट जैसे वॉइस असिस्टेंट बेस्ड एजेंट्स जो होते हैं, उनसे आप पूछ कर कोई भी कार्य अपना कर सकते हैं। और उनका अनुप्रयोग क्या है ये हम अंतिम सप्ताह में हम इस पे चर्चा करेंगे। और हम इस पूरे कोर्स के दौरान आपको इसमें मदद करेंगे कि आप इस कोर्स के ख़त्म होने तक अपना खुद का एक प्रोजेक्ट बना पाएँ, जो कि हर सप्ताह में जो आपकी लर्निंग रही है। हमने ये भी बताया था कि इस पूरे कोर्स के दौरान हम अलग अलग कोर्सेज़, अलग अलग टूल्स को और सॉफ्टवेयर्स के बारे में जानेंगे, उनका अनुप्रयोग जानेंगे, उनका व्यवहारिक प्रयोग जानेंगे। हम अलग अलग सप्ताहों में इस पे बात करेंगे, और इन टेक्स्ट बुक को आप फॉलो कर सकते हैं। हमने इस विषय पर काफ़ी जोर दिया था कि हमें पहले ये जानने की ज़रूरत है कि एक अच्छा डिज़ाइन क्या होता है, एक बुरा डिज़ाइन क्या होता है। आपको हमने ये भी प्रेरित किया था कि आप अपने व्यवहारिक जीवन में आसपास देखें, जो भी चीज़ों का आप उपयोग कर रहे हैं, क्या वह आसानी से आप यूज़ कर पा रहे हैं, आसानी से उसका प्रयोग कर पा रहे हैं। क्या वहाँ पे किसी भी तरीके की आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि हमने पिछले व्याख्यान में डिस्कस किया था कि ब्लैक एंड गोल्ड नामक कंपनी द्वारा एक तरह से आप दे सकते हैं 2 प्रोडक्ट को लॉन्च किया गया था, जिसमें एक फ्लाई एंड इंसेक्ट किलर है, दूसरा एक कुकिंग ऑयल है, और दोनों दिखने में एक जैसे दिख रहे हैं। तो उसमें ये काफ़ी होने की संभावना है कि आप खाना बनाते समय कुकिंग ऑयल की जगह शायद अगर इंसेक्ट किलर डाल दें तो शायद आप खाना अच्छा बनाना चाहते हैं, अपने आप को हेल्दी बनाने के लिए खाना चाहते हैं, बट शायद उसके बाद आप हॉस्पिटल जाना पड़े। उसी तरीके से अलग अलग एग्जाम्पल हमने डिस्कस किए थे। आप पुराने व्याख्यान को देख सकते हैं, सोच सकते हैं। और जैसा कि मैंने प्रेरित किया था, आप अपने व्यवहारिक जीवन में आसपास देखिए क्या आपको अच्छा दिख रहा है, क्या बुरा दिख रहा है डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और वो केवल नॉन टेक्निकल चीज़ों के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। वो टेक्निकल चीज़ें भी हो सकती हैं, नॉन टेक्निकल चीज़ें भी हो सकती हैं, अलग वेबसाइट हो सकती हैं, मोबाइल ऐप हो सकता है, और कोई भी जो पहनने वाला उपकरण आप यूज़ करते हैं, जैसे कि स्मार्ट वॉच हो सकता है, और अलग अलग तरीके के कुछ भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में आप सोचें कि उसकी डिज़ाइन आपको अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है। अच्छी होने के अलग अलग हमने कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए थे, उसमें क्या होना चाहिए। हमने किसी भी बैड डिज़ाइन की कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस की थी, वो भी आप सोच सकते हैं।
ये अलग अलग एग्जाम्पल हमने गुड डिज़ाइन बैड डिज़ाइन पे अलग वेबसाइट के माध्यम से देखा था और हमने आपको प्रेरित किया था कि आप इसको देखें। मैं आशा करता हूँ कि आपने बिल्कुल देखा होगा कि क्या आपने अपने व्यवहारिक जीवन में कोई बैड डिज़ाइन को देखा है, किस तरह की समस्याओं का सामना आपको करना पड़ा है, आपका अनुभव कैसा रहा है। उसके बाद आपने कभी कभी सोचा है कि इसका उत्तर क्या हो सकता है, सॉल्यूशन क्या हो सकता है, क्या ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है जो भी आप सॉल्यूशन के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि जब तक वो ऑप्टिमल नहीं होगा, जो आपका उपयोग करता है उसको सबसे अच्छा अनुभव नहीं मिल सकता, उसका कार्य कंप्लीट अच्छे से नहीं हो सकता है। तो ये देखना ज़रूरी है कि जो भी सॉल्यूशन, जो भी उत्तर आप बना रहे हैं वो सच में प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, उपयोग के लायक हो। और यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और इसको प्राप्त करने के लिए, जैसा हमने डिस्कस किया था, आपको कई बार पुनरावृत्ति करनी पड़ सकती है, अलग अलग लोगों से उनके मत को जानना पड़ सकता है, अलग अलग तरीके होते हैं उसके, जिसको हम अगले कुछ सप्ताह में इसके बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये इंडिकेटर्स जो हमने डिस्कस किया था कि किसी भी बैड डिज़ाइन के अलग अलग इंडिकेटर्स हो सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। कंफ्यूजिंग नेविगेशन नहीं होना चाहिए, पुअर फीडबैक नहीं होना चाहिए, इनकंसिस्टेंट डिज़ाइन नहीं होना चाहिए और बहुत ही जटिल इंटरफेस नहीं होना चाहिए, लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी नहीं होना चाहिए। सिमिलरली हमने ये भी डिस्कस किया था कि ये सारी चीज़ों का भी आपको पालन करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ये एक बैड डिज़ाइन है या गुड डिज़ाइन है। इस रिमोट कंट्रोल के माध्यम से हमने एक केस स्टडी डिस्कस की थी, जिसमें बताया था कि कैसे कैसे समय के साथ अलग अलग तरीके के रिमोट बनाए गए हैं, उनका उपयोगिता क्या है, कैसे कैसे वो मानव जीवन के पार्ट बने हैं, डेली लाइफ के पार्ट बने हैं, और कैसे ये आगे भी बदलता जा रहा है। हमने अलग अलग केस स्टडी की थी और जैसा मैंने आपसे दरख्वास्त की थी कि आप इन सभी केस स्टडी के बारे में इन सारे प्रश्नों को पूछिए, जानिए और इसके बारे में अपने मित्रों से, सहपाठियों से चर्चा करिए, जिससे कि आप इसके बारे में और जान पाएँ। ख़ास तौर पे जब आपको एक नया प्रॉब्लम दिया जाए तो उसके बारे में आप इन सारे बिंदुओं को ध्यान रखते हुए अच्छे से उस पर अपना सोच विचार करके आप एक अच्छे सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ पाएँ। ख़ास तौर पे उसको मानव केंद्रित करते हुए, मानव केंद्रित सॉल्यूशन बनाते हुए आगे बढ़ पाएँ। रीडिंग बुक के बारे में हमने चर्चा की थी। आशा करता हूँ आपने इसके बारे में और सोचा होगा। जिम के बारे में, बुकिंग ट्रैवल के बारे में डिस्कस की थी। उसके बाद हमने डिस्कस किया था इंटरेक्टिव सिस्टम में के बारे में, जिसमें हमने बताया था कि ये इस तरह से प्रणाली होती है जहाँ पे आप काफ़ी सहज प्रक्रिया करते हैं, सहज क्रिया करते हैं और जिसमें आप बहुत अच्छे से संवाद कर सकते हैं और आपके संवाद के रिस्पॉन्स में आपको तुरंत आंसर मिल सकता है, रिस्पॉन्स मिल सकता है, या इवन कुछ आपसे फर्दर इन्फॉर्मेशन मांगी जा सकती है आपके प्रश्न के बारे में एंड सो ऑन, जिससे कि आपको अच्छे से अच्छा उत्तर तुरंत दिया जा सके और आपके कार्य को कंप्लीट किया जा सके। इसके बारे में हमने अलग अलग बातों के ऊपर चर्चा की थी। आई होप आपको वो सब चीज़ें याद हो जाएंगी फिर से। और उसके बाद हमने आपको एक कार्य दिया था कि आप देखिए कि जितने भी डिजिटल इंटरेक्टिव प्रोडक्ट्स आपके व्यवहारिक जीवन में हैं आसपास, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, कंप्यूटर हो, चाहे वो वॉइस असिस्टेंट हो, अलेक्सा हो, सीरी हो, चाहे जितने भी पहनने योग्य उपकरण हो, कैसे वो उपयोगी हैं, कितने उपयोगी हैं वो, कितना आसान है, सहज है उसको यूज़ करना उसको, और कितना मनोरंजन कारक है उसको यूज़ करना। क्योंकि अगर आप किसी भी उपकरण को यूज़ करते समय खुश नहीं रहेंगे तो आप उसको आगे यूज़ नहीं करेंगे, उसका उपयोग आगे नहीं करेंगे। सो एग्ज़ाम्पल के तौर पे हमने बताया था कि अगर आपको उसमें कुछ और चेंजेस करने हैं उसको अच्छा करने के लिए, टू मेक इट बेटर, यूजेबल, इंजॉयबल, ईजी यूज एंड एफर्टलेस, जिससे कि बहुत ही कम मेहनत के साथ आप उसको अच्छे से इंजॉय कर पाएँ, मनोरंजन कर पाएँ, उसको उसकी उपयोगिता को यूज़ कर पाएँ, और हमने बताया था। और इन सब चीज़ों को करने के लिए हमने बताया था आपको सिंपल 2 चीज़ें करनी है। पहला कि आपको जितने भी नेगेटिव उसके एस्पेक्ट हैं, नकारात्मक पहलू हैं, उसको आपको कम करना है, और जितने उसके सकारात्मक पहलू हैं, द पॉजिटिव वन, यू हैव टू एनहेंस, उसको और बढ़ाना है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। और
एक चीज़ों का आपको और भी ध्यान देना है, जैसा कि हमने बताया कि जब भी आप कोई सॉल्यूशन आप बनाते हैं उसको मानव केंद्रित बनाना है, क्योंकि वो फाइनली किसी मानव द्वारा यूज़ किया जाएगा। तो अगर आपको कोई भी सॉल्यूशन प्रोडक्ट आप किसी मानव के लिए बना रहे हैं तो उसको आपको मानव को केंद्र में रख के उसकी ज़रूरतों को ध्यान में रख के उस तरीके से बनाना है। आपको अपने उपयोगकर्ता से सहानुभूति रखनी है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल, हर एक मानव अलग होता है, उसकी ज़रूरतें अलग होती हैं, उसकी ताकत अलग होती है, उसकी कमज़ोरी अलग होती है। तो क्या हम ऐसे लोगों को ध्यान में रखते हुए, उनके साथ एम्पैथाइज़ करते हुए, सहानुभूति रखते हुए, क्या हम उनके लिए एक सॉल्यूशन ऐसा बना सकते हैं जिससे कि वो सहज सरल तरीके से बहुत कुशलतापूर्वक अपने कार्य को अंजाम दे सकें। और ये अलग अलग केस स्टडी के माध्यम से हमने अलग अलग एग्जाम्पल डिस्कस किए थे, चर्चा की थी। आई होप आपने उसके बारे में सोचा होगा, और हमने आपको दरख्वास्त की थी कि आप प्लीज़ अलग अलग तरीके से अलग अलग जो इंटरेक्टिव सिस्टम आपके डेली लाइफ में यूज़ होते हैं उनका यूज़ करिए। जैसे डिजिटल मैप के बारे में हमने बात की थी, डिजिटल पेमेंट के बारे में हमने बात की थी, डिजिटल रनिंग ऐप के बारे में हमने बात की थी, हमने प्रोजेक्ट गाइडलाइन के बारे में बात की थी जो कि गूगल का है। आपने मुझे आशा है कि आपने इसको देखा होगा, इसके बारे में और जाना होगा, क्योंकि हमारे दुनिया में हर तरह के लोग हैं, सबकी अपनी विशेषताएं हैं, हर किसी की अपनी ताकत है, हर किसी की अपनी कमियां हैं। क्या हम एक ऐसा सॉल्यूशन बना सकते हैं जो हर किसी को इंडिपेंडेंट बना पाए, स्वतंत्र बना पाए? क्योंकि अगर उदाहरण के तौर पे अगर यह व्यक्ति स्वतंत्र तरीके से मैराथन में भाग लेना चाहता है तो क्या वो उसको पूरा कर सकता है? क्या वह किसी के ऊपर निर्भर हुए बिना अपने कार्य को कर सकता है? और आज के समय में ख़ास तौर पे ह्यूमन सेंटर्ड डिज़ाइन टेक्नोलॉजीज़ इस तरीके से बनाई जा रही हैं जो कि इन कमियों को, जो कि उसके उपयोगकर्ता की हैं, उसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको कंप्लीट कर सके, उसको मदद कर सके उसके कार्य को करने में। हमने डिजिटल ट्रैवल एप्लीकेशंस के बारे में भी बात किया था, जैसे भारत में IRCTC, मेक माई ट्रिप, गो आईबीबो और इस तरह से ईज़ माई ट्रिप एंड सो ऑन। ढेर सारे आपके पास एग्जांपल्स हैं। जो भी आप लोगों ने यूज़ किया हो उसके बारे में एक बार उसको खोलिए, उसको देखिए, चलाइए और उसके बारे में बताइए कितने उपयोगी हैं वो, क्या वो अपना काम कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, और कितना आसान है उसको यूज़ करना, कितना सहज है उसको यूज़ करना, कितना मनोरंजन कारक है उसको यूज़ करना। क्योंकि जब तक ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, आप अपने उपयोगकर्ता को रिटेन नहीं कर सकते, उसको अपने साथ परस्पर रख नहीं सकते। अदरवाइज़ समय के साथ वो कल को कोई और एप्लीकेशन, कोई और सॉल्यूशन आएगा तो वो उसकी तरफ चले जाएंगे। तो एज अ कंपनी अगर आपको अपने कंपनी को आगे बढ़ाना है तो आपको अपने पुराने जितने भी उपयोगकर्ता हैं उनको किसी भी तरीके से जाने नहीं देना है। और वो आप तभी कर सकते हैं जब इन सब चीज़ों का आप ध्यान रख सकें अपने प्रोडक्ट और सॉल्यूशन के माध्यम से। और हमने क्रेडिट कार्ड पेमेंट के बारे में भी बात की थी कि काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं। अब चूँकि जब भी आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, जो भी आपने खर्च किया है, आपको एक समयबद्ध तरीके से गिवन डेडलाइन पे आपको उसका पेमेंट करना होता है। अगर आप उसका पेमेंट नहीं करेंगे तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी, एक्स्ट्रा पैसा देना आपको पड़ेगा, जो कि आप नहीं चाहते हैं। हर इस भाग दौड़ की दुनिया में ऐसा आम तौर पे होता है कि चीज़ें आदमी भूल जाता है। तो क्या कोई तरीका है कि हम बता पाएँ कि आपका क्रेडिट कार्ड कब ड्यू है, आपको कब इसका भुगतान करना है, कब तक करना है, जिससे कि आपके ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा पेनल्टी ना लगे? तो इस तरह से अलग अलग एप्लीकेशंस आजकल हैं जो कि आपको उसका रिमाइंडर करते हैं, उसके बारे में आपको याद दिलाते हैं। जैसा कि आज के तो समय पे आप कह सकते हैं, जैसे पेटीएम है, फ़ोनपे है, क्रेड है, इवन ढेर सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे अब आपको याद दिलाया जाता है कि आपका क्रेडिट कार्ड का भुगतान इतने तारीख को ड्यू है, आप इसको कंप्लीट करिए। अगर आपने उसका पार्शियल पेमेंट किया है तो आपको बताएगा कि ठीक है, आपने इतना पार्शियल पेमेंट कर दिया, इतने रुपए की भुगतान और करने की ज़रूरत है इतने तारीख तक। तो ये एक
किसी भी उपयोगकर्ता के लिए आसान हो जाता है सारी चीज़ों को मैनेज करना, ख़ास तौर पे इस भाग-दौड़ की दुनिया में जहाँ पे हर कोई अलग-अलग चीज़ों में बिज़ी है, अलग-अलग चीज़ों में व्यस्त है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको एक बड़ा अच्छा अ, स स बड़ा अच्छा समरी मिला, जो कि हमने पिछले व्याख्यान में चर्चा किया था जिसके बारे में। चलिए हम अगले पार्ट की ओर आगे बढ़ते हैं और ये आप कह सकते हैं रूपरेखा है जो कि हम फिर से करने जा रहे हैं। इनमें से ये 2 चीज़ें हमने कर ली थी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इस बचे हुए घटक की ओर। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। जैसा कि हमने पिछले व्याख्यान में आपको बताया भी था कि समय के साथ हम जो हमारे लाइफ में फिज़िकल इंटरैक्शन के साथ चीज़ें होती थी, हम अब आज के समय में टेक्नोलॉजी के समय में उसको बेसिकली टेक्नोलॉजी के माध्यम से करना चाहते हैं। जैसा कि हमने पहले व्याख्यान में डिस्कस किया था। पहले फॉर एग्ज़ाम्पल हमें पैसे किसी व्यक्ति के अकाउंट में डालने होते थे, तो यहाँ पे एक यूज़र होता था जो कि बैंक जाता था और वहाँ बैंक में एक अलग व्यक्ति होता था जो आपके फॉर्म भर के देने पे फिर वो पैसे किसी और अकाउंट में डालता था। तो आज के समय में जैसा कि मैंने बताया कि इस रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किसी के पास समय नहीं है। हर किसी को तुरंत उस कार्य को कंप्लीट करना है जिससे कि और अपने समय का बेहतर उपयोग कर सके। तो क्या हम बिना बैंक जाए, क्या हम बिना फॉर्म भरे, क्या हम बिना लाइन में लगे अपने कार्य को कर सकते हैं? मजाक के तौर पे जैसा कि बोला जाता है कि अगर आप गवर्नमेंट बैंक में जाएं, जैसे ही आपका नंबर आने वाला होता है तो बैंक स्टाफ लंच के लिए चला गया। खैर ऐसा तो प्राइवेट में भी होता है, लेकिन शायद वो थोड़ा सा कम होता है। तो क्या हम अपने समय को और अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं? क्या हम बिना बैंक गए, क्या बिना फॉर्म भरे, क्या हम बिना लाइन में लगे, क्या हम इस चिलचिलाती गर्मी में गए बिना, इस पॉल्यूशन में गए बिना क्या हम अपना कार्य कर सकते हैं? तो सेम यहाँ पे आप कह सकते हैं कि अब हम जो हमारी डिपेंडेंसी अगले बंदे के ऊपर थी, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें सैटरडे को, संडे को, छुट्टी के दिन अगर पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो कैसे होगा? मुझे गाँव पे पैसे भेजने बहुत ज़रूरी है, मुझे अपने दोस्त को पैसे भेजने बहुत ज़रूरी, कैसे होगा? तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से आज के समय पे हम कह सकते हैं कि हम इस पर्सन के ऊपर जो डिपेंडेंसी थी, इस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो डिपेंडेंसी थी, सिंपल एक मोबाइल ऐप के माध्यम से आप इसको चंद सेकंड्स में कंप्लीट कर सकते हैं, जैसा कि आप सभी लोग यूज़ करते होंगे। तो मैंने इसको डिजिटल मनी ट्रांसफ़र के बारे में बताया। आप इसके अलग-अलग अनुप्रयोग देख सकते हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए अगर आप जा रहे हैं तो आपको अपना कार्ड, जो मेट्रो का कार्ड है, उसको रिचार्ज कर सकते हैं। आप कोई टिकट बुक कर सकते हैं, अब आपको लाइन में काउंटर पे लगने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली ख़ास तौर पे कोविड के टाइम पे आपको याद होगा, पहले सारी क्लासेस करने के लिए आपको क्लास में जाने की ज़रूरत थी, आपको क्लास में बैठने की ज़रूरत थी। कोविड के टाइम पे ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं थी। तो उस समय ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से आप घर बैठे-बैठे शिक्षा प्राप्त कर पा रहे थे। तो ये क्या है? ये कुछ नहीं, ये डिजिटल ट्रांसफ़ॉर्मेशन तो ही है। और ये क्या कर रहा है? ये हमारे जीवन को सुगम और आसान बना रहा है, जिससे कि हम अपने जो बहुत ही बहुमूल्य समय है उसको और अच्छे तरीके से यूज़ कर सकें। कैसे यूज़ करें वो हर व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कुछ लोग जिम जाना चाहते हैं तो जिम में जा सकते हैं, कुछ लोग स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, कुछ लोग पढ़ाई करना चाहते हैं, कुछ लोग अपने परिवार के साथ समय देना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। बट अगेन आपके पास लिमिटेड समय है। अगर ये आपको सारी चीज़ें करनी है तो कैसे करेंगे, और ख़ास तौर पे अच्छे तरीके से करनी है तो कैसे करेंगे? जैसे मैंने पहला एग्जांपल बताया, जिम जाना है आपको, जिम जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको जिम में तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर जिम में जाना पॉसिबल नहीं है तो क्या आप कुछ चीज़ें घर बैठे-बैठे बिना ट्रेनर के कर सकते हैं? आज के कृत्रिम दुनिया में, टेक्नोलॉजी की दुनिया में काफ़ी एक्सरसाइज़ आप घर बैठे-बैठे कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रेनर के थ्रू कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे ट्रेनर के चार्जेस काफ़ी होते हैं। तो बहुत लोग, क्या हम मोबाइल ऐप के माध्यम से ही एक ट्रेनर हो सकता है
वर्चुअल ट्रेनर हो सकता है, जो कि अगर हम अलग अलग एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमें बता पाए, हमें अपने पोस्चर को सही करने की ज़रूरत है, हमें किस चीज़ को सही करने की ज़रूरत है, वो आपको बता पाए। ये चीज़ें और अच्छे से हो सकती हैं अगर आप साथ में जो पहनने योग्य उपकरण, जिसे हम वियरेबल डिवाइसेस भी बोलते हैं, उसको यूज़ करें। फॉर एग्ज़ाम्पल आज के समय पे आप स्मार्ट वॉचेज़ यूज़ कर सकते हैं, आपके टाइम पे आप अलग अलग रिस्ट बैंड यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी आप लोग क्रिकेट के फ़ैन होंगे, फुटबॉल के फ़ैन होंगे, तो आपने देखा होगा विराट कोहली या रोहित शर्मा या जो भी आपके फेवरेट क्रिकेटर्स हों, वो अलग अलग स्मार्ट वॉच आप देखते होंगे, बड़े महंगे स्मार्ट वॉच पहनते हैं खेल के दौरान, जो कि उनको मदद करती है उसका विश्लेषण करने में कि कैसे वो एक अच्छा गेम खेल पाए, क्या उनमें कमी रह गई, क्या उनको और इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है। कभी कभी हमारी बॉडी में चीज़ें अगर कुछ कमी हो रही है तो दिखता नहीं है, लेकिन अगर ये जो पहनने योग्य उपकरण है उसका तुरंत इंडिकेशन देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप बहुत ही हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपका फॉर एग्ज़ाम्पल बीपी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है या आपका हार्ट रेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो ये चीज़ें शायद आप रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं, जिसका एक कहते हैं हमेशा एक थ्रेशोल्ड होता है, उसके बियॉन्ड अगर वो जाएगा तो वो नुकसान कर सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, आप फेंट होके गिर सकते हैं। तो क्या हम ऐसे उपकरणों के माध्यम से एक अच्छा माहौल बना सकते हैं जिससे कि आप सुरक्षित रहते हुए, कम समय में पैसे बचाते हुए बड़ा अच्छा काम कर सकें, अपना काम कर सकें। तो ये एक तरह से अलग अलग किसी भी अपने जीवन के पहलू को देख लें, वहाँ पे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी बिल को जमा करना हो, चाहे वो जैसा कि मैंने भी डिस्कस किया पढ़ाई के माध्यम में हो या अलग अलग हो। तो यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल के थ्रू देखेंगे कैसे अलग अलग इंडस्ट्री में ये जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है हमारे जीवन को प्रभावित कर रहा है, अच्छे की तरफ प्रभावित कर रहा है। जैसे हम देख सकते हैं कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इज़ रीशेपिंग हाउ वी लिव, कैसे हम जी रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, कैसे एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। पहले मैं अपने जो प्रोफेसर हैं उनसे बात करता था, तो उनके समय में अगर वो पीएचडी फॉर एग्जांपल यूएस करने के लिए गए तो उस समय गूगल मैप नहीं होता था, तो वहाँ पे पहुँचना बड़ा मुश्किल होता था, कैसे कैसे करके वो पहुँचते थे अपने स्कूल में एडमिशन लेने के लिए। एडमिशन लेने के बाद पहले अगर मुझे संवाद करना है अपने परिवार से तो आप चिट्ठी लिखते थे, और अगर वो चिट्ठी नहीं आती तो आप गाना भी गाते थे, चिट्ठी न कोई संदेश, ऐसे करते थे। तो हम हमेशा चाहते हैं कि हमें जो हमारे प्रिय हैं उनके बारे में पता हो, वो कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। तो आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप देख सकते हैं, वीडियो कॉल्स करते हैं, ऑडियो कॉल्स करते हैं, मैसेज करते हैं, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू आप रियल टाइम में देख सकते हैं कि आपके सगे, प्रिय, दोस्त, मित्र सब सुरक्षित हैं, अच्छे से हैं, और वो आप उनकी अलग तरह से मदद कर सकते हैं। एक और अच्छा एग्जांपल मैं देना चाहूँगा, आप लोगों ने शायद देखा भी होगा, काफ़ी ऐसे जगह होते हैं, रूरल एरियाज़ होते हैं जहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते हैं, ख़ास तौर पे जो एक्सपर्ट डॉक्टर होते हैं अवेलेबल नहीं होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी करनी है तो, और आपके पास ऐसे डॉक्टर नहीं है गाँव में, और ख़ास तौर पे मेडिकल के केस में, चिकित्सा के केस में हम जानते हैं कि कितना ज़रूरी है टाइमली, समय के बद्ध तरीके से इलाज करना, सर्जरी करना एंड सो ऑन। और ख़ास तौर पे हम अलग अलग विकसित देशों में देखते हैं जहाँ पे एम्बुलेंस की सुविधा उतनी अच्छी नहीं है, जहाँ पे डॉक्टरों की सुविधा अच्छी नहीं है, जहाँ पे समय पे इन चीज़ों को मिलना उतना सही नहीं हो पाता है। तो क्या हम रिमोट तरीके से, ऑनलाइन तरीके से, किसी भी तरीके से जो एक्सपर्ट हैं जो कि हमारे पास नहीं आ सकते, उनकी सुविधा ले सकते हैं, उनकी मदद ले सकते हैं। तो पिछले ख़ास तौर पे कुछ सालों में आपने देखा होगा कि अभी दूर बैठे बैठे आप एक एक्सपर्ट को, एक सर्जन को देखते हैं, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी करता है, एक कोसों मील, हज़ारों मील बैठे दूर, और पेशेंट जो होता है दूसरे हॉस्पिटल में होता है और वो उसका सफलपूर्वक सर्जरी करता है,
जिससे कि उसका जीवन बच सकता है और बचता है। तो ये सारी चीज़ें कुछ क्या हैं? कुछ नहीं है, ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ही तो है। सो बिजनेस मस्ट अडॉप्ट टू स्टे इन कंपटीशन इन एन इंक्रीजिंग डिजिटल वर्ल्ड। तो ये हमें समय के साथ, जैसे हम बोलते हैं, टेक्नोलॉजी के साथ हमें आगे बढ़ना होता है और उस तरीके से करना होता है। सो इसलिए किसी भी संस्था को, किसी भी व्यक्ति को ये जो इनोवेशन हो रहा है फ्यूचर के लिए टेक्नोलॉजी के माध्यम से, उसका जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप उसका लाभ ले सकते हैं, आपको लेना चाहिए। जैसे अलग अलग इंडस्ट्री के बारे में हम बात करें तो हेल्थ केयर, चिकित्सा के बारे में टेलीमेडिसिन, जिसका हम एग्जांपल अब बता रहे थे, एक तरह से वो उसका एक एग्जांपल हो सकता है। एआई फॉर डायग्नोस्टिक्स हो सकता है, जहाँ पे आप कह सकते हैं कि आप एमआरआई स्कैन या जो नॉर्मल आप स्कैन करते हैं, स्कैन को कंप्यूटर विज़न के माध्यम से आप एनालाइज करके कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से आप बता सकते हैं, उसका निदान कर सकते हैं, बता सकते हैं उसको क्या दिक्कतें हैं। डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड को आप मेंटेन कर सकते हैं। ख़ास तौर पे हम भारत में देखते हैं कि हम एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, या कोई बीमारी हमें पहले हो रखी होती कई सालों पहले, और बाद में जाते हैं किसी और डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी और हॉस्पिटल के पास जाते हैं, तो उनको पुराने जो भी बीमारी थी उसका रिकॉर्ड नहीं होता है कि हमने क्या दवा दी थी, कैसे दी थी, उसका इफ़ेक्ट क्या था, क्या दिक्कतें थीं, कितनी सही हो गई। अगर ये सारी चीज़ें हम एक अच्छे तरीके से मेंटेन कर पाएँ तो ये एक बहुत ही सुगम और सरल होगा, और इवन आप सही तरीके से उसका इलाज कर सकते हैं। ख़ास तौर पे ये चीज़ें मैंने जब मैं अपनी पीएचडी की पढ़ाई सिंगापुर में कर रहा था, मैंने देखा था वहाँ पे डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड बड़े अच्छे से मेंटेन किया जाता है, जो कि आपकी यूनिक आइडेंटिटी के माध्यम से, चाहे जैसे वहाँ पे एनआरआईसी होता था या कोई भी आपका पहचान नंबर होता था, उसके माध्यम से कोई भी डॉक्टर जब उसको डालता है तो उसको सारी डिटेल्स दिख जाती हैं कि अभी तक आपने क्या किया था, किस तरह की बीमारियाँ हुई थी, या आपने कौन सी दवा ली थी, आपको कौन सा सिम्टम था, वो काम किया नहीं किया, एंड सो ऑन। भारत में अगर हम ये चीज़ें करें, विकसित देशों में ये चीज़ें करें, फॉर एग्ज़ाम्पल वो आधार नंबर हो सकता है या कोई और पहचान नंबर हो सकता है, जिससे हम यूनिक तरीके से उसका एक डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड मेंटेन कर पाएँ, तो ये बहुत ही अच्छा होगा हमारे स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए। रिटेल के क्षेत्र में आप देख सकते हैं, आप जितने भी डिजिटल बिजनेस होते हैं, ई कॉमर्स बिजनेस होते हैं या सप्लाई चेन होते हैं, पर्सनलाइज तरीके से होते हैं, वो सारी चीज़ें भी इससे बहुत अच्छे तरीके से बेनिफिशियल हो सकती हैं। फाइनेंस के क्षेत्र में एज़ वी नो कि पैसा है तो आप बहुत चीज़ें कर सकते हैं, और कुछ भी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए पैसे की तो ज़रूरत होती है। तो मनी इज़ लाइक ऑफ कोर्स वन ऑफ द मेजर थिंग। तो आप कह सकते हैं कि फिनटेक के माध्यम से, डिजिटल पेमेंट के माध्यम से, ब्लॉकचेन के माध्यम से अलग अलग टेक्नोलॉजी जो कि बन रही हैं, अगेन जैसा कि मैंने बताया कि हमारा उद्देश्य ये है कि हम जो भी उपयोग करता है उसको सीधे टेक्नोलॉजी के थ्रू उसकी हेल्प करें, रादर देन उसकी डिपेंडेंसी किसी ऑर्गेनाइजेशन या करस्पॉन्डिंग पर्सन के ऊपर हो। एजुकेशन में शिक्षा के माध्यम में हमने देखा ई लर्निंग हुआ, चाहे डिजिटल क्लासरूम हुआ, वर्चुअल कैंपस हुआ, या वर्चुअल क्लासरूम हुआ, वर्चुअल टीचर हुआ, इस तरह के माध्यम से आज के समय पे आपने देखा होगा कि इवन एआई बेस्ड जो एजेंट होता है आपको एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करने में मदद करता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी बहुत अच्छे तरीके से इसका लाभ उठा रही है। इंडस्ट्री 4.0, चाहे वो ऑटोमेशन हो और चाहे वो प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस हो, कि कहाँ पे कभी कभी आपको पता होगा कि जो अलग अलग आप मशीनें यूज़ करते हैं उसमें से कुछ चीज़ें समय के साथ कमज़ोर होती हैं, कुछ चीज़ें ख़राब होती हैं। अगर हम अलग अलग इन्फॉर्मेशन जो भी हम इकट्ठा कर रहे हैं, चाहे वो सेंसर इन्फॉर्मेशन हो, चाहे जो भी यूजेस इन्फॉर्मेशन हो, उसके माध्यम से हम पहले से बता पाएँ कि देखो ये जो मशीन है, इसका ये जो पार्ट है, ये घटक है, इसको अब रिप्लेस करने की ज़रूरत है, इसको सही करने की ज़रूरत है। तो उस माध्यम से आप कह सकते हैं कि आप उस पूरे सिस्टम को ख़राब होने से पहले, उस पूरे सिस्टम को रोकने से पहले आप सारी चीज़ें उसको सही करा सकते हैं, जिससे कि आपको कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप देखते होंगे, अगर आप कार चला रहे हैं या कार में बैठे हैं तो देखते हैं कि उसमें ढेर सारी आज के टाइम पे स्क्रीन पे डिटेल्स दिखाती है कि ये इसका हेल्थ ये है, टायर में प्रॉब्ली इतना प्रेशर है, प्रॉब्ली इंजन में इतने ऑयल हैं, या इंजन को रिपेयर की ज़रूरत करने की ज़रूरत है, या इंजन ऑयल चेंज करने की ज़रूरत है। इस तरीके से आप अलग अलग चीज़ें देख सकते हैं। अभी रिसेंटली भारत और पाकिस्तान के बीच में
युद्ध हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो उसमें आपने देखा था कैसे ये जो वॉर हुई और उसके पहले जो करगिल वॉर हुई या उसके पहले 1971 की वॉर हुई, कैसे अलग था। ये ऐसा युद्ध था जिसमें आपने देखा कि चारों तरफ ड्रोन के हमले हो रहे थे। और आज के टाइम पे केवल रियल वॉर नहीं होती है, साइबर वॉर भी होती है, सर्विलांस के थ्रू भी होती है, अलग अलग तरीके से होती है। पहले हमारे सैनिक, हमारे जो सोल्जर्स हैं, ज़्यादा हाथाहाथ होते थे, क्योंकि वो डायरेक्टली जो भी आपके दुश्मन हैं उनसे लड़ाई कर रहे होते थे, सीधे उनको गोलियों और गोला बारूदों का सामना करना पड़ता था। आज के टाइम पे आप दूर रहते हुए उनसे लड़ाई लड़ सकते हैं, जिससे कि आपके हताहत और घायल होने की संभावना कम हो जाती है। तो वॉर भी एक तरह से आप देख सकते हैं, चाहे वो यूक्रेन रशिया का वार हो, चाहे इसराइल या गाज़ा का वार हो, हमास का वार हो, वो आप देख सकते हैं कैसे आज के समय में युद्ध भी बदल गया है टेक्नोलॉजी के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद। इंटरटेनमेंट, मनोरंजन तो आप बदल ही रहा है। जैसे पहले आप थिएटर में जाते थे, रियल चीज़ें देखते थे, बट आप समय के साथ आप देख सकते हैं मूवीज़ भी एआई जनरेटेड बन रही हैं। आपके पसंद नापसंद के हिसाब से आपको उसका सुझाव दिया जाता है, वर्चुअल रियलिटी का एक्सपीरियंस दिया जाता है, इंटरेक्टिव स्टोरी टेलिंग का लाभ आपको मिलता है अलग अलग तरीके से, जैसे कि आप उस दुनिया में ही चले गए। पहले हम सुनते थे, हमारी बड़े बूढ़े हमें कहानियाँ सुनाते थे, तो हम सुनते थे और कल्पना करते थे कि हाँ ऐसा होगा, लेकिन क्या हम उसको एक्सपीरियंस कर पाते थे? शायद उतना नहीं कर पाते थे। लेकिन आज के टाइम पे AR VR और इंटरेक्टिव स्टोरी टेलिंग के माध्यम से आप उसको एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं, उसका अनुभव ले सकते हैं और उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ ले सकते हैं, जिससे कि आपके सीखने की प्रक्रिया अच्छी होगी, आपके मनोरंजन की प्रक्रिया और अच्छी होगी और आप इन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में आप देख सकते हैं ट्रांसफॉर्मिंग एवरीडे लाइफ, वो स्मार्ट होम से हो सकता है। आज के टाइम पे जैसा कि मैंने बताया कि छोटी छोटी डिवाइसेस होती हैं, चाहे वो लाइट हो, जैसे हमारे घर में फॉर एग्जांपल एक स्मार्ट बल्ब है जो कि अलेक्सा के माध्यम से जुड़ा हुआ है। मैं अलेक्सा को बोलता हूँ अलेक्सा टर्न ऑन द लाइट, तो वो हमारे घर का बल्ब को जला देता है। मैं उसको बोलता हूँ अलेक्सा बल्ब का कलर रेड कर दो, ब्लू कर दो, हरा कर दो। तो क्या है ये, बहुत ही रोमांचक है ये, राइट। ख़ास तौर पे बच्चों के लिए सीखने के लिए। वो पहले बताना पड़ता था ये कि ऐसे काम करता है, संवाद ऐसे होता है। आप अंग्रेजी सीख रहे हैं, आप उससे संवाद कर सकते हैं। आप अलग अलग कलर के बारे में जानना चाहते हैं, आप उससे संवाद करके देख सकते हैं डायरेक्टली। सिमिलरली आप कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपने घर से दूर जाते हैं किसी कार्यवश, तो क्या हम IoT के माध्यम से अपने घर के जो पेड़ पौधे हैं जिनको समय पे पानी देना, क्या हम दे सकते हैं? हमारे घर में जो लाइट्स हैं या नल है या जो भी है, उन चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप एक तरह से देख सकते हैं। आप स्मार्ट होम बना सकते हैं जिसमें सारी चीज़ें आप एक बेटर तरीके से बिना आपके प्रेजेंस के भी आप मैनेज कर सकते हैं। परिवहन में भी आप देख सकते हैं आज के समय पे ऑटोनोमस व्हीकल्स का जोर काफ़ी हो रहा है। आप सभी लोगों ने, आशा करता हूँ, टेस्ला का नाम सुना होगा, जो कि एलन मस्क की कंपनी है, जहाँ पे उसके ऑटोनोमस कार को आप देख सकते हैं कि जहाँ पे ड्राइवर को शांति से बैठना होता है, बिना उसको स्टीयरिंग को यूज़ किए, आप देख सकते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जा सकता है। वो उसके अंदर इतनी बुद्धिमत्ता, इतनी कह सकते हैं कि इंटेलिजेंस होता है कि उसको पता होता है कि आगे उसके कोई कार है, कोई आदमी है। उस तरीके से अभी पिछले साल ही मैं अमेरिका गया था, टेस्ला कार में बैठा था, तो मैंने उसका देखा कि स्क्रीन पे साफ साफ दिखता है कि कैसे आपके लेफ़्ट में एक साइकिल जा रही है, एक आदमी जा रही है, एक कार जा रही है। और मैं तो ये देख के और भी अचंभित हुआ कि वो रियल टाइम में ये भी देख रहा है कि आपके सामने वाली ट्रैफिक लाइट वो लाल है, हरी है, पीली है और सो ऑन। तो उस तरीके से वो डिसीजन ले सकता है। एक तरह से ऑटोनोमस व्हीकल जो है वो इमीडिएट स्टेप ले सकता है, जो कि आपको दिखाता है कि आपको कार किस स्पीड में जानी है, स्पीड लिमिट क्या है, आगे कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, आगे कोई व्यक्ति तो नहीं है, आगे कोई जानवर तो नहीं है, जो कि कभी कभी होता है कि हम अपने आँखों से नहीं देख पाते हैं, बहुत से रीज़न से। क्या आपको हो सकता है आपको नींद आ रही हो, क्या आप अपने मित्र के जो आपके साथ में बैठे उनके साथ बात कर रहे हो, अचानक से कोई
कार आ जाए, कोई व्यक्ति आ जाए, ख़ास तौर पे विकसित देशों में आपने देखा होगा कि सामने गाय आ गई, भैंस आ गई अचानक से, तो क्या हम उनको बचा सकते हैं? आवारा कुत्तों को बचा सकते हैं? क्योंकि उनसे तो उन पशुओं का नुकसान होगा ही, उससे हमें भी एक एक्सीडेंट का सामना करना पड़ सकता है और हम भी उससे हतप्रभ हो सकते हैं। मनोरंजन के केस में आप देख सकते हैं स्ट्रीमिंग सर्विसेज, वर्चुअल रियलिटी एंड गेमिंग काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। कम्युनिकेशन के केस में जहाँ पे संवाद आप कर सकते हैं, जैसा हमने डिस्कस किया, आप में से काफ़ी लोग शायद अलग अलग तरीके के सोशल मीडिया पे होंगे जहाँ पे आप इंस्टेंट मैसेजिंग करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, वीडियो मीटिंग करते हैं, ऑडियो कॉल करते हैं, ग्रुप मीटिंग करते हैं, ग्रुप कॉल करते हैं और अलग अलग तरीके से कंटेंट को अपने दर्शकों को पहुँचाते हैं, वो देख सकते हैं। चैलेंजेस ऑफ, बट ऐसा तो है नहीं कि आप कोई भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उसकी सारी अच्छी चीज़ें ही होते हैं। जो भी चीज़ें आप यूज़ करते हैं, देयर इज़ ऑलवेज सम प्रोज एंड देयर इज़ ऑलवेज सम कॉन्स फॉर दैट। तो क्या कुछ लिमिटेशन हो सकती हैं? जब भी आप कोई भी डिजिटल चीज़ों को यूज़ करने लगते हैं तो एक तरह से आप कोई भी डिजिटल अपना फुटप्रिंट छोड़ते रहते हैं, जो एक तरह से आपके बारे में किसी को बता सकता है, वो उसका मिसयूज़ भी कर सकता है। जैसे डेटा सिक्योरिटी, डेटा प्रोटेक्टिंग पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेटा। जैसा आप लोग ने कभी रियलाइज़ किया होगा कि जैसे आप कोई फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो काफ़ी लोगों को लगता है कि ये फ़ोन हमारी बातें सुन तो नहीं रहा है। अलेक्सा जैसे घर पे है या गूगल असिस्टेंट घर पे, क्या वो हमारी बातें सुन तो नहीं रहा है? सुन के क्या करेगा वो? सुन के वो आपको किसी भी तरीके से कह सकते हैं कि आपके जो इन्फॉर्मेशन एक्सेस है वो उसको कंट्रोल कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं और अब ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो दूसरा बंदा है वो आपको प्रभावित करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको पार्टी ए को वोट देने की बजाय वो पार्टी बी को वोट देने के लिए प्रेरित करेगा। ऐसा हो सकता है। किसी भी उपकरण को, किसी भी सामान को आप खरीदना चाहते हैं तो ब्रांड ए की बजाय वो ब्रांड बी को ज़्यादा प्रमोट करेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि अलग अलग जितने भी चीज़ें आप यूज़ करते हैं, चाहे वो सर्च हो, चाहे वो ई कॉमर्स हो, ढेर सारे उस पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल होते हैं और जिस तरीके से आप यूज़ करते हैं वो आपके बारे में और जानता है और वो आपको उसी हिसाब से रिकमेंडेशन देता है उन चीज़ों को खरीदने के लिए, उन चीज़ों को यूज़ करने के लिए। मुझे नहीं पता आपने कभी इस बात का अनुभव किया है कि नहीं किया है। आप प्रयास करिएगा और अपने दोस्तों से साझा करिएगा। आप अपने फ़ोन को बगल में रखिए, अपने मित्र को भी बोलिए अपने फ़ोन को बगल में रखे और ऐसे ही बात करिए कि यार मैं सोच रहा हूँ कि एक इलेक्ट्रिक बाइक ख़रीदा जाए। सुना है कि वो बड़ा अच्छा होता है, सुना है उसका एवरेज बड़ा अच्छा होता है, पैसे बड़ा सुगम होता है, सुरक्षित। तो जो इस तरह से आप कुछ बातें करिए और फिर अगले 1-2 दिन के अंदर आप देखिए कि आपके पास कोई एडवर्टीज़मेंट, रिकमेंडेशन, किसी भी प्रोडक्ट जो भी बारे में आप बात कर रहे हैं, आपको कहीं से आ रहा है क्या? तो मैंने तो देखा है कि ऐसा कुछ हद तक होता है। अगेन वो आप अपने मोबाइल के सेटिंग्स से उसको ऑफ़ भी कर सकते हैं, बट बाय डिफ़ॉल्ट ये सारी चीज़ें ऑन होती हैं, तो जिससे कि आपकी गोपनीयता दूसरी कंपनीज़ को पता चलती हैं और उसका सही भी यूज़ कर सकते हैं तो मिसयूज़ भी कर सकते हैं। डिजिटल डिवाइड, अब ऐसा तो है नहीं कि हर किसी के पास इन सारी चीज़ों का एक्सेस हो। हर किसी के पास हाई एंड स्मार्टफ़ोन नहीं है, हर किसी के पास अलेक्सा, सिरी नहीं है, हर किसी के पास आईफ़ोन नहीं है, तो वो कैसे उन चीज़ों का यूज़ करेगा? तो इन चीज़ों का भी हमें ध्यान देना पड़ेगा, ख़ास तौर पे हम विकसित देशों में जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ पे अमीर लोग हैं, बहुत ही अमीर लोग हैं, गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास हैं और बहुत गरीब लोग भी हैं। तो कैसे हम उन लोगों की भी मदद कर सकते हैं, वो चीज़ों का भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। ख़ास तौर पे जब हम सभी को साथ लेके चलने की बात कर सकते हैं, इंक्लूसिविटी की बात करते हैं, एक्सेसिबिलिटी की बात करते हैं, तो ये डिजिटल डिवाइड एक बहुत ही बड़ा रूड़ा बन सकता है। स्किल गैप्स, हर किसी का स्किल सेट अलग होता है। हमारे यहाँ ख़ास तौर पे हर तरह के लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं और अनपढ़ लोग भी हैं, तो उसमें बहुत ही अंतर होता है। तो स्किल गैप्स की वजह से भी आप कैसे टेक्नोलॉजी के साथ 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 चल सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं, उन चीज़ों पे भी हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और उन चीज़ों को का जो गैप है उसको ब्रिज करने की ज़रूरत है। प्राइवेसी कंसर्न, जैसा कि मैंने बताया कि कैसे आप गोपनीयता की ये जो परेशानियां हैं उन पे ध्यान दे सकते हैं।
एड्रेसिंग एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू सर्विलांस एंड डेटा कलेक्शन। उदाहरण के तौर पे मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपने आपको कोई बीमारी हुई, आपको कोई या कुछ लक्षण लगा, आपने उसका ब्लड टेस्ट कराया, आपने कुछ भी कराया, तो एक तरह से आपका काफ़ी गोपनीय इन्फॉर्मेशन है। तो जिस कंपनी के माध्यम से आप ये सारी चीज़ें चेक करा रहे हैं, क्या होगा अगर वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके इंश्योरेंस कंपनी को सेल कर दे? फिर वो क्या होगा, उससे उसका नुकसान ये होगा कि वो आपका प्रीमियम बढ़ा सकता है, वो आपको बेसिकली इंश्योरेंस देने से मना कर सकता है। तो एक तरह से ये आपका नुकसान है, ये आपका गोपनीयता का हनन है। ये आपके मित्रों को बता सकता है या दुश्मन को बता सकता है जो उसका मिसयूज़ कर सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से आप देख सकते हैं कि गोपनीयता का जो कंसर्न है बहुत ही बड़ा कंसर्न है। और ये काफ़ी हद तक पॉसिबल होता है जब आप अपने डिजिटल ट्रेसेस को, अपने डिजिटल चिन्हों को अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग तरीके से आप छोड़ते हैं। इन चीज़ों को हैंडल करने के लिए हम, चूँकि अगले कुछ सप्ताह में इसके बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो हम बताएंगे कि अलग अलग कंट्रीज़ ने इसको हैंडल करने के लिए अलग अलग तरीके के निर्देश बनाए हैं, अलग अलग गाइडलाइंस बनाए हैं, जिसका उनको फॉलो करना, पालन करना बहुत ही ज़रूरी है। अदरवाइज़ उनके ऊपर अच्छी खासी पेनल्टी सरकार द्वारा लगाई जा सकती है।